Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज है हमारा डे 14 17 डे सीरीज का, जहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस एंड हमारा आज का टॉपिक है परचेजेस। तो जो भी गुड्स कंपनी या एक एंटिटी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में खरीदती है फॉर इट्स ऑपरेशन, उसको कहा जाता है परचेजेस। जस्ट लाइक सेल्स, परचेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है पीएनएल का, एंड कुछ कुछ एंटिटीज में परचेज का फिगर सेल्स के फिगर को भी सरपास कर देता है। यानी कुछ कुछ एंटिटीज में आप देखोगे कि परचेज का फिगर इज द लार्जेस्ट फिगर इन द पीएनएल। तो जस्ट लाइक सेल्स, यहाँ पे भी ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो परचेजेस को बहुत अच्छे से एग्जामिन करे एंड स्क्रूटनाइज करे। एंड द गुड पार्ट इज कि अगर आपने सेल्स के प्रोसीजर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, सेल्स के प्रोसीजर्स अच्छे से समझ लिए हैं, तो परचेज में आपका काम नियरली आधा हो जाता है, क्योंकि सेल्स एंड परचेज के ऑडिट प्रोसीजर्स बहुत सिमिलर है। अब आपको बैकग्राउंड तो मिल ही गया है, अब डायरेक्टली आते हैं ऑडिटर के काम पे। सो बिफोर अप्लाइंग एनी ऑडिट प्रोसीजर, सबसे पहले ऑडिटर देखेगा कि उसे कहाँ कितना प्रोसीजर लगाना है, यानी उसका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या होगा। एंड इस बात को समझने के लिए वो 4 स्टेप्स अंडरटेक करेगा। सबसे पहले ही विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल अराउंड परचेजेस, यानी क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, सारे अप्रूवल ऑथराइजेशन कौन करता है, बिफोर गिविंग एनी ऑर्डर्स क्या कोटेशंस लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, क्या एंटिटी में परचेज कमेटी है या नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब माना जाता है, गुड्स कब आते हैं, जीआरएन कब इशू होता है, स्टॉक इनवर्ड रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले ऑडिटर देखेगा व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स अराउंड परचेजेस। फिर ऑडिटर इन कंट्रोल्स को टेस्ट करेगा एंड देखेगा वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव निकले तो इसका सब्सटैंटिव चेकिंग का जो पार्ट है वो कम से कम हो जाएगा, बट अगर वाइस वर्सा सिचुएशन हुई यानी कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, तो इसको अपने सब्सटैंटिव चेकिंग का एक्सटेंड बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑडिटर कुछ कंट्रोल्स ले सकता है, टेस्ट कर सकता है, देख सकता है कि वो रिलायबल है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, यानी ऑपरेशंस में मदद कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद ऑडिटर अप्लाई करेगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स, यानी ऑडिटर कुछ सैंपल में ट्रांजैक्शंस पिक करेगा एंड उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिन करेगा। मैम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, तो परचेज इनवॉइस हो सकता है, परचेज ऑर्डर्स हो सकते हैं, कोटेशंस हो सकते हैं, वेंडर स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वेंडर लेजर्स हो सकते हैं, वेंडर इंस्पेक्शन हो सकता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हो सकता है, गुड्स रिसीट नोट हो सकते हैं, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर परचेज ट्रांजैक्शन। तो ऑडिटर को सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन कर लेने चाहिए फॉर द सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देखना चाहिए कि क्या एंटिटी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एंटिटी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रही है तो ही कैन रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर्स। पर अगर वाइस वर्सा सिचुएशन है, यानी उसको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रहा, कुछ भी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, तो उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स का एक्सटेंड बढ़ाना पड़ेगा। एंड लास्टली ईस्ट और वेस्ट एनालिटिकल प्रोसीजर इज द बेस्ट। तो यहाँ पे भी ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, जैसे परचेज ट्रेंड एनालिसिस हो गया, या कैटेगरी वाइज परचेजेस हो गया, लोकेशन वाइज परचेजेस हो गया, कॉम्पोजिशन एनालिसिस हो गया, कंजम्पशन एनालिसिस हो गया, ईयर ऑन ईयर एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, मंथ ऑन मंथ एनालिसिस हो गया, ओवरऑल इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया। तो कोई भी एनालिसिस विच हेल्प द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबलनेस अबाउट परचेजेस वो परफॉर्म करेगा। फर्दर एनालिटिकल प्रोसीजर से उसे एक एक्सपेक्टेशन भी बिल्ड कर लेना चाहिए परचेजेस के अराउंड, जिससे जब वो एक्चुअल से कंपेयर करे तो उसे समझ में आए कि एक्चुअल परचेजेस जो है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग एनी ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर को ये 4 स्टेप्स अंडरटेक करने हैं। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट दोज कंट्रोल्स, ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड examine the related documentation and lastly perform analytical procedures। ये चारों चीज़ों को करने के बाद उसे पता चल जाएगा उसे कहाँ कितने प्रोसीजर्स लगाने हैं, उसे कैसी चेकिंग करनी है, एंड फिर वो एक्चुअल आएगा परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में। तो एक ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती है इन रिलेशन टू परचेजेस। सबसे पहले परचेज जो दिखाया है पीएनएल में वो अकर हुआ भी है या नहीं हुआ है, यानी चेकिंग द अकरेंस असर्शन। उसके बाद परचेज जो दिखाया है पीएनएल में वो कंप्लीट तो है ना, मतलब कुछ अनरिकॉर्डेड तो नहीं है ना, दैट इज चेकिंग द कंप्लीटनेस असर्शन। फिर परचेज का जो अमाउंट है वो तो सही है ना, दैट इज चेकिंग द मेजरमेंट असर्शन। एंड परचेज के रिलेटिंग जितने भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है एज पर शेड्यूल 3 वो सारे किए तो गए हैं ना, दैट इज चेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अकरेंस की, यानी हाउ विल द ऑडिटर वेरीफाई कि जितने भी परचेजेस है पीएनएल में दिखाए
दिखाए गए वो सारे अकर किए हैं, कुछ भी फेक नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले ऑडिटर देखेगा कि परचेज कहीं ओवर स्टेटेड तो नहीं है ना, या कहीं कोई परचेज फेक तो नहीं है ना। तो इसको एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले वो इंश्योर करेगा कि कोई भी परचेज का ट्रांजैक्शन या कोई भी वेंडर फिक्टिशियस या फेक तो नहीं है ना, यानी कोई भी फेक एंट्री तो नहीं डाली गई है ना। एंड ये उसे कैसे पता चलेगा, तो अगर कोई भी बोगस एंट्री होगी या सिमिलर अमाउंट के ट्रांजैक्शन होंगे या सिमिलर वेंडर ट्रांजैक्शन होंगे तो उससे ये बात पता चलेगी। फर्दर इसको वेरीफाई करने के लिए, री-वेरीफाई करने के लिए वो वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस भी एग्जामिन कर सकता है एंड कुछ वेंडर्स के नाम लेके उनको वेब सर्च भी कर सकता है, देख सकता है क्या वो वेंडर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। फिर कुछ परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए वो देख सकता है कि क्या उनका जो एंट्री है वो गेट इनवर्ड रजिस्टर में है या नहीं है, मतलब जितने परचेजेस रिकॉर्डेड है क्या वो एक्चुअली उनका गुड्स रिसीव हुआ भी है या नहीं हुआ है। और अगर गेट इनवर्ड में एंट्री है तो पक्का GRN इशू हुआ होगा, तो साथ साथ में उसका गुड्स रिसीट नोट भी देख लो। फिर अगर गुड्स रिसीव हो गए हैं तो उनका क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ होगा, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देख लो। एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद परचेज इनवॉइस आ गया होगा, तो मेक श्योर कि परचेज इनवॉइस जो आया है वो ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड है या नहीं है। एंड एंटिटी परचेज इनवॉइस आपके परचेज ऑर्डर एंड GRN को मिला रही है या नहीं मिला रही है, ये भी चेक कर लो। यानी 3-वे चेकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंश्योर कर लो। दैट इज चेकिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, इनवॉइस एंड GRN टुगेदर, मतलब तीनों के जो क्वांटिटी है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मेक श्योर कि जो स्टॉक रिकॉर्ड है वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है, यानी जैसे ही गुड्स इन हो रहे हैं या जैसे ही गुड्स फैक्ट्री के अंदर आ रहे हैं तो स्टॉक भी ड्यूली अपडेट किया जा रहा है। एंड जितने भी परचेज इनवॉइस है वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए, फोटोकॉपी नहीं। तो सबसे पहले तो ऑडिटर को इतना काम करना है, देखना है कि कोई भी परचेज ओवर स्टेटेड या फेक नहीं है। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, सबसे पहले ऑडिटर को देखना है कोई भी फिक्टिशियस एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी फेक एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए उसे देख लेना चाहिए कि जितने ट्रांजैक्शंस है वो सारे गेट इनवर्ड रजिस्टर में भी है ना, यानी वो गुड्स आए तो है ना। अब गुड्स आए हैं तो GRN भी इशू हुआ होगा, तो GRN रजिस्टर या GRN नोट्स देख लो उसके। उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ होगा तो क्वालिटी इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट रिव्यू कर लो। परचेज इनवॉइस आया होगा, देख लो परचेज इनवॉइस ऑथराइज एंड अप्रूव तो है ना। एंड परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर एंड GRN का 3-वे मैपिंग या 3-वे मैचिंग तो हो रहा है ना, मतलब तीनों में जो क्वांटिटी है वो सेम तो है ना। उसके बाद मेक श्योर कि जो स्टॉक रिकॉर्ड्स है वो तुरंत अपडेट हो जा रहे हैं, यानी जैसे ही गुड्स इन हुए स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट हो गया। एंड जो परचेज इनवॉइस है वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए, कुछ भी फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यू शुड मेक श्योर कि जितने भी परचेज इनवॉइस है वो सिर्फ एंटिटी के नाम पे है, किसी और के नाम पे नहीं। एंड अगर कोई एंटिटी का स्पेसिफिक ब्रांच है जिसके नाम पे परचेज इनवॉइस है तो वो स्पेसिफिक ब्रांच का नाम मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर रिलेटेड पार्टी परचेजेस है तो मेक श्योर दैट इट इज ड्यूली अप्रूव्ड, ऑथराइज, अमाउंट रीजनेबल एंड आर्म लेंथ पे होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि दूसरे वेंडर से आप 50 रुपए में सामान ले रहे हो और यहाँ पे उन्होंने 30 रुपए में सामान दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मार्केट रेट है, जो मार्केट प्राइस है, उसी रेट पे सारे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। अब अगर GST परचेजेस है तो वहाँ पे आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंपोनेंट, तो मेक श्योर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंपोनेंट है वो इनपुट टैक्स के लेजर में चला जा रहा है। एंड उसको री-वेरीफाई करने के लिए आप GST रिटर्न्स भी देख सकते हो। परचेज कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, परचेज तभी रिकॉग्नाइज होना चाहिए जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, यानी जब गुड्स एक्चुअली क्लाइंट को डिलीवर हो गया है। तो मेक श्योर जितने भी परचेज इनवॉइसेस है वो तभी रिकॉर्डेड है जब गुड्स डिलीवर हो गया है, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है। अगर कोई अनयूजुअल एंट्रीज है, कोई सस्पिशियस एंट्रीज है तो उसका जर्नल रिव्यू कर लो, उसको इन डेप्थ एग्जामिन कर लो। एंड लास्टली अगर कोई परचेज देख के लगे कि ये एक्सपेंस ऑफ या ये रेवेन्यू कैटेगरी में नहीं आता और ये कैपिटलाइज होना चाहिए तो उसको भी चेक कर लो कि जितने भी परचेजेस दिखाए हैं PNL में सब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना, सब वो रेवेन्यू कैटेगरी में ही है ना। कोई भी ऐसा तो नहीं है ना जिसको कैपिटलाइज होना चाहिए था, जैसे कोई परचेज ऑफ एसेट हो गया या परचेज ऑफ मशीनरी हो गई, तो ऐसा कोई परचेजेस तो PNL में नहीं डाल दिया गया है ना। सो आपको
ये सारे काम करने हैं टू इंश्योर कि जितने भी परचेजेस है वो फेक नहीं है एंड जितने भी परचेजेस दिखाए गए हैं पीएनबी में सब एक्चुअली अकर करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले ऑडिटर को देखना है कि कोई भी परचेज जो है वो ओवर स्टेटेड नहीं है। इसके लिए ऑडिटर देखेगा कहीं कोई फिक्टिशियस एंट्रीज तो नहीं है ना। उसके बाद कुछ सैंपल ऑफ एंट्रीज वो पिक करेगा एंड उसकी सब्सिक्वेंट देख लेगा कि गेट इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री है ना। गेट इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री है तो जीआरएन भी होगी, तो जीआरएन देख लो उसका साथ साथ। फिर मेक श्योर कि उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रहा है तो क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देख लो। उसके बाद परचेज इनवॉइस आया होगा तो मेक श्योर जो परचेज इनवॉइस है वो अप्रूव्ड एंड ऑथराइज है एंड परचेज इनवॉइस जो है वो ओरिजिनल कॉपी में ही है, फोटो कॉपी नहीं है। यानी जो भी परचेज इनवॉइस आपको क्लाइंट दे रहा है वो ओरिजिनल है जिसपे उसने एंट्री रिकॉर्ड की है, ऐसा नहीं कुछ फोटो कॉपी या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वो दे रहा है। उसके बाद स्टॉक रिकॉर्ड्स जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट हो जाने चाहिए, यानी जैसे ही गुड्स अंदर आए स्टॉक रिकॉर्ड में वो अपडेट हो जाना चाहिए एंड स्टॉक और उस अकॉर्डिंगली एक्चुअल रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाना चाहिए एंड एक्चुअल स्टॉक शो करना चाहिए। इसके बाद अगर परचेज इनवॉइस है तो उसमें चेक कर लो एंटिटी के नाम पे ही है वो, किसी और के नाम पे नहीं। एंड अगर एंटिटी कोई ब्रांच के लिए है तो ब्रांच का स्पेसिफिक नेम मेंशन है परचेज इनवॉइस में। उसके बाद अगर जीएसटी परचेज है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला होगा उस पर, तो मेक श्योर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉम्पोनेंट है वो इनपुट टैक्स लेजर में क्रेडिट कर दिया गया है। एंड इसको री-वेरीफाई करने के लिए आप जो जीएसटी रिटर्न है उसको भी वेरीफाई कर सकते हो। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो मेक श्योर इट इज ड्यूली अप्रूव्ड, ऑथराइज्ड एंड औकात के अंदर है, यानी अमाउंट रीजनेबल है एंड जो आपका अमाउंट है वो आर्म लेंथ पे है, यानी जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे है। परचेज कब रिकॉर्ड होना चाहिए मैम, सिर्फ तभी रिकॉर्ड होना चाहिए जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया गया है। तो मेक श्योर परचेज इज रिकॉर्डेड ओनली वंस द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर्ड, यानी गुड्स डिलीवर हो गए हैं। उसके बाद अगर कोई सस्पिशियस एंट्रीज है या कोई आपको मैनिपुलेटिव जर्नल एंट्रीज दिख रही है तो उसको अच्छे से रिव्यू या एग्जाम में इन डेप्थ कर लो। एंड लास्टली चेक कर लो जितने भी परचेजेस है वो सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, कोई भी कैपिटलाइज होने वाला तो एक्सपेंडिचर नहीं है ना। फिर आता है कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट, यानी हाउ विल द ऑडिटर एग्जामिन कि जो परचेज है वो कंप्लीट है यानी कुछ अनरिकॉर्डेड नहीं है एंड जो अमाउंट ऑफ परचेजेस है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो ऑडिटर को करना है वो है कट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करना है, यानी इस ईयर के एंड के फ्यू इनवॉइसेस एंड नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट फ्यू इनवॉइसेस एग्जामिन कर लेने हैं एंड देख लेना है जो गुड्स ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो गए सिर्फ वही इस ईयर के परचेज में अकाउंटेड फॉर है एंड जो गुड्स नेक्स्ट ईयर रिसीव हुए वो नेक्स्ट ईयर के परचेजेस में अकाउंटेड फॉर है। वाइस वर्सा कोई भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुड्स नेक्स्ट ईयर रिसीव हुए फिर भी इस ईयर परचेज रिकॉर्ड कर दिया, या गुड्स इस ईयर परचेज हो गए फिर भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। जितने गुड्स ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुए सब रिकॉर्डेड होने चाहिए परचेज इनवॉइस परचेज लेजर में। फिर अगर कोई गुड्स इन ट्रांजिट है मतलब एज ऑन 31 मार्च वो वेंडर के वहां से तो निकल गए पर आपके गोडाउन तक नहीं पहुंचे, तो मेक श्योर गुड्स इन ट्रांजिट का ट्रीटमेंट एज पर देयर डिलीवरी टर्म्स हो रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी टर्म्स ऐसे होते हैं कि वेंडर ने गुड्स डिस्पैच किया मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो गुड्स इन ट्रांजिट होके भी वो आपकी गुड्स है तो आपकी बुक्स में एज परचेज रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। पर अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड का टर्म्स ऐसा है कि जब आपके पास गुड्स डिलीवर होंगे तभी वो माना जाएगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है तभी उसको परचेज माना जाएगा, तो मेक श्योर गुड्स इन ट्रांजिट का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए आपकी बुक्स में, क्योंकि अभी तक ना रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है तो ना आपकी बुक्स में वो परचेज रिकॉर्ड होगा। उसके बाद मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो दैट दे हैव रिकॉर्डेड ऑल द परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड लास्टली एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर दो। तो परचेज के रिलेशन में बहुत सारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जा सकता है, यहाँ पे उन्होंने टॉप 4 बताया है। सबसे पहले आता है कंजम्पशन एनालिसिस, तो यहाँ पे आपको देखना है एज एन ऑडिटर कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग द ईयर टू अचीव अ गिवन सेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितना प्रोडक्शन ऑफ एफजी हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगा है, इसका रेशियो निकाल लो एंड इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो एंड देख लो जो रेशियो है वो रीजनेबल तो है ना, मतलब ऐसा कुछ अनयूजुअल तो नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इस ईयर एंटिटी ने कुछ ज़्यादा ही रॉ मटेरियल्स परचेज कर दिए है, इस ईयर बहुत ज़्यादा ही रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो गया है, तो देख लो कुछ भी अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है ना। उसके बाद स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस कर लो, तो स्टॉक में 3 कैटेगरीज आते हैं, रॉ मटेरियल, WIP एंड FG, तो उसमें देख लो रॉ मटेरियल का प्रपोर्शन क्या है
रॉ मटेरियल का प्रोपोर्शन क्या है टू टोटल स्टॉक, यानी रॉ मटेरियल का परसेंटेज क्या है टू टोटल स्टॉक, एंड उसका रेशियो निकाल के प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो एंड देख लो कि जो परचेजेस है वो सही तो है ना, मतलब इस ईयर कहीं इरेशनल परचेजेस या अनरीजनेबल परचेजेस तो नहीं किए ना कंपनी ने। लास्ट ईयर जितना रॉ मटेरियल टू टोटल स्टॉक का प्रोपोर्शन था इस ईयर भी उतना ही है ना, मतलब रीजनेबल अमाउंट और रीजनेबल प्रोपोर्शन तो है ना। उसके अलावा क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो, तो इससे आपको पता चलेगा स्टॉक कितना जल्दी रोल आउट हो रहा है, मतलब स्टॉक कितना जल्दी निकल रहा है। तो अगर स्टॉक जल्दी जल्दी रिप्लेनिश हो रहा है या स्टॉक जल्दी जल्दी बहुत निकल रहा है, सो ज़्यादा परचेजेस मेक सेंस। बट अगर स्टॉक जल्दी जल्दी नहीं निकल रहा है या स्टॉक आउट नहीं हो रहा है एंड स्टॉक का बहुत ज़्यादा अमाउंट पड़ा है गोडाउन में, स्टॉक रोल आउट बहुत लो है, तो ऐसे केसेस में ज़्यादा परचेजेस डज नॉट मेक सेंस। तो मेक श्योर कि आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से इंटरप्रेट कर रहे हो कि रोल आउट ऑफ द स्टॉक कितना है। एंड लास्टली क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन कर लो, यानी ये तो बहुत आसान है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स करके देख लो कि इतना जो है आपका अमाउंट आ रहा है ना, या ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन करके देख लो जो क्लोजिंग अमाउंट है वो आ रहा है ना, यानी कोई भी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक या कंजम्पशन में फिगर का गड़बड़ी तो नहीं है ना, सारे के क्वांटिटेटिव्स, सारे के क्वांटिटीज सही तो है ना। सो कंप्लीटनेस इज ऑल्सो ईजी, छोटा सा है। सबसे पहले आपको कट ऑफ एनालिसिस परफॉर्म करना है एंड देखना है कि जो गुड्स ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुए से वही परचेजेस की तरह रिकॉर्डेड है। गुड्स इन ट्रांजिट में आपको डिलीवरी टर्म्स देखना है एंड देखना है कि अगर डिलीवरी टर्म्स ऐसे है कि वहाँ से डिस्पैच होते ही परचेज मान लिया जाएगा, तो आपके गुड्स में वो परचेज एंड गुड्स इन ट्रांजिट की तरह रिफ्लेक्ट करने चाहिए। पर अगर ऐसा सिचुएशन है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड तब ट्रांसफर माना जाएगा जब आपके वहाँ पे गुड्स डिलीवर होगा, तो मेक श्योर उसका कोई जिक्र अभी आपकी बुक्स में नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो दैट दे हैव रिकॉर्डेड ऑल द परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। एंड लास्टली एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो, जैसे कंजम्पशन एनालिसिस जहाँ पे आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को एफजी से कंपेयर करते हो, फिर स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को टोटल प्रोपोर्शन इन स्टॉक से मेजर करते हो, उसके बाद क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी स्टॉक का रोल आउट क्या है और क्रेडिटर्स का रोल आउट क्या है ये देख लो, एंड लास्टली क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर लो। एंड लास्ट आता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन रिगार्ड टू परचेजेस बहुत ईजी है। आपको 3 चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। सबसे पहले कितना स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या है, एंड लास्टली रिलेटेड पार्टी के जितने ट्रांजैक्शंस हैं वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना है। तो बहुत आसान है, परचेजेस डिस्क्लोज करना है, चेंजेस इन इन्वेंट्री डिस्क्लोज करना है एंड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करना है। एज कम्पेयर टू सेल्स, परचेजेस थोड़ा छोटा है एंड ईजी भी है, बट परचेजेस पे एमसीक्यू अच्छे अच्छे बन सकते हैं। ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स चार्ट है उस पर वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बना सकते हैं एंड आपको 4 सिचुएशन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बताओ यहाँ पे कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो कंसेप्चुअल वाइज परचेज इज अ बिट टेक्निकल दैन सेल्स, तो आपको कंसेप्चुअल पे परचेजेस पे ज़्यादा काम करना चाहिए एंड लेंथ पे खैर सेल्स पे ज़्यादा काम करना होगा। एंड अगर आप सेल्स अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है परचेजेस में आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे एंड बाकी सब रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसीजर्स मोर और लेस बहुत सिमिलर है। सो दिस वॉज डे 14। अब हम मिलेंगे डे 15 में। इफ़ यू लाइक द कंटेंट डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अब हम मिलेंगे कल, एंड अंटिल देन कीप वॉचिंग नवीन क्लासेस। थैंक यू।